नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कवर कर रहे हैं +2 का सिलेबस मैथमेटिक्स का। और इस सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस। हम उनके ग्राफ के बारे में समझेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे और हम उनके डोमेन और रेंज को भी फाइंड करना सीखेंगे, किस तरीके से किस डोमेन और रेंज पर वो फंक्शन हमारे डिफाइन होते हैं। तो चलिए एक लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं कि कौन से जो स्टैंडर्ड फंक्शन जिनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट में बना रहा हूँ। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन को। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद हम लोग आएंगे, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बाद हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शनल। देन हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, इसके बाद हमारा स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब फंक्शन। इस तरीके से हम एक्स पे जो पावर्स है उनको इंक्रीज करते जाएं और हमारा एक नया फंक्शन बनता जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे किस तरीके से उनका डोमेन, रेंज और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे। तो ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनको हम लोग इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक अलग से पूरा चैप्टर है। तो उस चैप्टर में इन फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक बार हम लोग ये फंक्शंस पढ़ लेंगे, इनका ग्राफ समझ लेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे, इनका डोमेन रेंज देख लेंगे। इसके बाद हम इन फंक्शंस को कंबाइंड करके भी जो फंक्शन बनाए जाते हैं उन पे बेस्ड भी प्रॉब्लम आती है कि उनका डोमेन और रेंज हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर टाइम बचेगा तो हम कुछ प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस लिस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जितना मैक्सिमम आज के इस लेक्चर में हो पाएगा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है, इट्स आवर, हम लोग का जो पहला फंक्शन है ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन में हम कोई भी इनपुट रखें, जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो पहले से ही फिक्स है। मतलब वो जो फंक्शन की जो वैल्यू हमको मिलने वाली है वो पहले से ही फिक्स है। तो हमने पहले कहा था कि डोमेन और रेंज जब भी निकालना होगा तो हम ये बात मान के चलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि रियल कौन सी ऐसी रियल वैल्यूज़ है जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल सकती है। उन वैल्यूज़ को हम इस रियल नंबर से हटा देंगे तो हमारा डोमेन आ जाएगा। फिर हम इस यहाँ पे को डोमेन में देख लेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए हमें यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो उन वैल्यूज़ को हटा देंगे तो जो बचेगा हमारे पास सेट जो बचेगा रियल नंबर से वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फंक्शन हमारा कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो जरा इसको अगर हम देख ले, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। एक कोई फंक्शन एफ सच दैट इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू, चलिए रियल नंबर मान लेते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो रियल नंबर पर रियल नंबर डिफाइन है, ठीक, ओके। एंड इसका जो रिलेशन है वो गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू सी।
सी जो हमारा है वो कांस्टेंट है, सी जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू ले लें इस रियल नंबर से, ओके, हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, इस fx इक्वल टू सी का मतलब है कि हम f ऑफ 1 फाइंड करेंगे तब भी c है, f ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं तब भी c है, f ऑफ -1 फाइंड करेंगे तब भी c, मीन्स हम कोई भी रियल नंबर रियल वैल्यू यहाँ पे ले लें, पर जो फंक्शन की इमेज आने वाली है वो हमारी क्या आने वाली है, c आने वाली। मतलब ये जो फंक्शन होगा, अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये इस तरीके से होगा कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है, ओके, यहाँ भी हमारा रियल नंबर का सेट है इसको, ओके, ये सारे रियल नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ये हमारा सेट है x1 x2 एट्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो भी हमारे पास क्या है कि y1 y2 और यहाँ बीच में कहीं पे हमारे पास c है, इस तरीके से ym, इस तरीके से पूरा रियल नंबर का सेट है, ठीक है। हमने कुछ रियल नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं कि रियल नंबर के सेट को हम एक बॉक्स में लिख पाए सारे नंबर्स को, पर हमने एक तरीके से हमने एक इसका एग्जांपल ले लिया है कि मान लीजिए हमारे पास रियल नंबर का सेट है, इसमें एक एलिमेंट, तो इसका जो x1 एलिमेंट होगा वो भी हमारा c पे मैप करेगा, x2 जो है वो भी c पे मैप करेगा, x3 भी c पे मैप करेगा, सारे के सारे जो नंबर है वो किस पे मैप कर रहे हैं, c पे मैप कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा कि डोमेन इसका क्या होगा। डोमेन में मैंने बताया था वो सारी x की वैल्यूज़ जिनके लिए हमें यहाँ पे इमेज मिल जाए या फंक्शन डिफाइन हो जाए, जिसकी हमें कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू या एग्जिस्टेंस मिल जाए, तो वो कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू ना मिल पाए, हम कोई भी रियल नंबर ले ले हमें c मिल जाएगा। तो डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, अभी हम पे f ही लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा रियल नंबर। बात करते हैं रेंज की, तो रेंज में जरा हम देख लें कि यहाँ पे c को छोड़ के ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज हमें यहाँ पे मिल जाए, ओके, c को छोड़ के ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज हमें मिल जाए, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, मतलब अ सेट विथ सिंगल एलिमेंट वो c। तो डोमेन हमारे इस फंक्शन की हो गई रियल नंबर और रेंज इस फंक्शन का हो गया पूरी का सिंगलटन सेट c। चलो ग्राफ देख लेते हैं इस फंक्शन का कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ में जैसा कि पहले से ही फिक्स है कि हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ओके। इस y एक्सिस पे अगर ये c हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं c होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये हमारा जो c पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, ठीक है, चलो इसको c डैश मान लेते हैं। अगर ये हमारा c नेगेटिव होगा तो हम c डैश मान लेते हैं, पॉजिटिव होगा तो c मान लेते हैं। अगर ये हमारा पॉजिटिव है, c हमारा कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा कि x की कोई भी वैल्यू के लिए हमें जो फंक्शन की वैल्यू वो c मिलने वाली है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी f(x) = c, ओके। f(x) = c मतलब इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू c है, इस पूरी लाइन पे क्या है, x की वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं बट y की वैल्यू फिक्स है और वो क्या है, c। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन का, डोमेन और रेंज हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में यही है कि हम x की कोई भी वैल्यूज इसकी ले लेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही, मतलब उससे कांस्टेंट वैल्यू ही मिलने वाली है, ओके। चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि नो चेंज, ओके। आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि वो फंक्शन हमारा जो है वो जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसमें कोई भी चेंज ना करे, वो जो भी फंक्शन हम लोग ले रहे हैं उसमें कोई भी चेंज ना करे। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो हमारा होगा वो इस तरीके से कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है, ओके। और इसको हम लोग जो रिलेशन है वो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे f(x) = x, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको i भी ले सकते हैं, बिकॉज हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम i भी ले सकते हैं, इस तरीके से ऐसे भी ले सकते हैं इसको। तो कोई भी एक फंक्शन जो हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हो इस तरीके से कि f(x) = x या i(x) = x, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनपुट भी x दे रहे हैं और आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। इनपुट भी x है और आउटपुट भी x है, मतलब जो हमारा इनपुट है इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है, बड़ा आइडेंटिटी फंक्शन है।
किसी से कोई मतलब नहीं इसका, कोई भी चेंजेस नहीं, कोई भी ड्रामा नहीं इसका, है ना, ये अपने आप में ही मतलब खुश है। ओके, निष्क्रिय फंक्शन एक तरीके से, आप जो भी इनपुट देते हो उसको कोई मतलब नहीं, जैसा आप डालोगे वैसा निकाल लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके डोमेन की बात कर लेते हैं जरा, अगर हम तो डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हमें x की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए हमें इसमें इमेज ना मिल पाए, ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू हमें x की नहीं मिलेगी जिसके लिए इमेज ना मिल पाए, तो इसका डोमेन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज का मतलब भी क्या है, जो भी R का एलिमेंट यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे एलिमेंट सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसके लिए प्री इमेज होगा, ठीक है, तो ये हमारा रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो डिफाइन होता है x इक्वल टू एक्स के थ्रू, इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और इसकी रेंज भी रियल नंबर होगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे हम R से R ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि डोमेन तो हमने अभी हम निकालेंगे इसका क्या करना है, पर इसका को डोमेन हम रियल नंबर ले रहे हैं। इसका को डोमेन क्या ले रहे हैं, डोमेन और रेंज तो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, और जो इसका वो होगा मतलब इस तरीके से जो इसका को डोमेन होगा वो हम रियल नंबर फिक्स कर ले रहे हैं। अब उसका रेंज क्या होगा वो हम डिपेंड करेगा क्वेश्चन हमारा किस तरीके से डिफाइन है। ये वाली कंडीशन जो है वो हम लेट करके चल रहे हैं, ये हमेशा याद रखना कि जैसे हमने बताया ना, हम फंक्शन को मान के चलते हैं कि वो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, पर इसका डोमेन एक्चुअली क्या है, वही डोमेन होगा जिसके लिए हमें इमेज मिल जाए, ठीक है। हम फंक्शन को अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अगर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे लेट, तो इसका मतलब अगर हमने लिख दिया फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, इसका मतलब है कि फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू में मिलने वाली है। अगर हम इस R को डोमेन मान लेते हैं इसका मतलब है कि फॉर एवरी रियल नंबर हमें इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलने वाली है। चलो इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इसके आगे जो भी हमारी कैलकुलस है, ठीक है, और ओके कैलकुलस हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है अलजेब्रा वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसमें सब में क्या है कि हमारे फंक्शंस का बहुत यूज़ होना है। अब अगर हमें उन स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन रेंज के बारे में पहले से नहीं पता है तो वहाँ पे हम जाके उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें या उनके बारे में डिस्कस करें तो वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि जो हम फंक्शन वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं तो उसी में हम सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस को कवर कर लेते हैं। तो थर्ड जो हमारा है वो है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन जो है जिसको हमने डिफाइन किया है इस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्लास 7th 8th में पढ़ाया भी जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलना चाहिए, पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। चलो इसके हिसाब से देख लेते हैं कि हम इसको ज़रा डिफाइन करेंगे अब अपनी लैंग्वेज में। क्लास 7th 8th की बात अलग थी, ठीक है। हम इसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। हमें आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, हमें आउटपुट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो अब यहाँ पे इनपुट जो है वो हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। इनपुट क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर हमने x को ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिया है, x को कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है, 0 लिया है, तो फिर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू सिर्फ x होगी। मतलब ये है कि अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइन हो तो ये मॉडुलस x की जगह सिर्फ x भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव इनपुट ही दे रहे हैं, पॉजिटिव ही मिलना है। पर अगर हमारा इनपुट निगेटिव है, इनपुट कैसा है, निगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो हमें आउटपुट कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम आउटपुट में क्या लेके चलेंगे, -x लेके चलेंगे। बात समझ रहे हैं कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। अगर हमारा x पॉजिटिव है, मतलब पहले से ही हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो हम सिंपली x लिख लें, है ना, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। पर अगर हमारा इनपुट निगेटिव है, इनपुट हमारा कैसा है, निगेटिव है, और हमें वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक -x लेके इसके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हमने डिफाइन कर लिया। चलो बात करते हैं डोमेन की, डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ की अगर हम बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रियल नंबर की मिलेगी जिसके लिए हमें क्या करें, यहाँ पे कोई फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू ना मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कर क्या रहा है, सिर्फ हमारे जो फंक्शन को पॉजिटिव ही तो बना रहा है, हमारे फंक्शन को पॉजिटिव बना रहा है, तो जो भी वैल्यू लेंगे उसकी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, इसके अलावा कोई चेंज कर ही नहीं रहा है।
जब चेंज नहीं कर रहा है तो इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर, हम कोई भी नंबर इसमें इनपुट दे सकते हैं। अब बात आती है आउटपुट की। तो अब जैसा कि ये फंक्शन इसका काम ही है पॉजिटिव बनाना, तो जब इसका आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ कौन से नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। नेगेटिव नंबर के लिए हमें इसमें कोई इमेज मिलेगी नहीं। जैसे मान लो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, सेट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो सारे रियल नंबर हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस रियल नंबर के सेट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तीन में डिवाइड कर लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अब यहाँ पे जो भी हमारे रियल नंबर हैं x1 x2 इस तरीके से, xm इस तरीके, तो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर वाले सेट पे जा रहे हैं या फिर ज़ीरो पे जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो ज़ीरो ज़ीरो पे जाएगा, इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं। जो भी हमारे रियल नंबर हैं वो सब पॉजिटिव रियल नंबर पे जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ज़ीरो ज़ीरो पे जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये तो पूरा का पूरा छूट गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा छूट गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये सेट बचा। तो इस सेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, रेंज जो होगी इसकी, रेंज ऑफ दिस एफ इज एक्चुअली 0 to इनफाइनाइट, मतलब जीरो से लेकर के, जीरो को इंक्लूड करना है, ठीक है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और छूट गई, हमने पिछले जो आइडेंटिटी फंक्शन बताया था ग्राफ हम लोगों ने छोड़ दिया। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। अगर हम देखें इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो ये हमारा और जीरो हो गया। अब फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो इनपुट दे रहा है वही आउटपुट मिल रहा है। हमने जीरो रखा हमको जीरो मिल गया, हमने वन रखा तो हमें क्या मिल गया, वन मिल गया, मतलब ये पॉइंट मिल गया। हमने टू रखा तो हमें क्या मिल गया, टू मिल गया, सॉरी ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर हम अगर -1 रख लेते हैं तो हमको -1 मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। तो इसका जो ग्राफ होता है आइडेंटिटी फंक्शन का, स्ट्रेट लाइन होती है लाइक दिस, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जो हमारी ऑरिजिन से पास हो रही हो। अब इसके बाद चलो इसका डोमेन रेंज हो गया, डोमेन रेंज हो गया, तो अब इसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो कैसा, क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, हम पॉजिटिव रखें तब भी हमें x की वैल्यू पॉजिटिव मिलनी है, हम x की वैल्यू नेगेटिव लें तब भी हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है। मतलब समझना है इसका, जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं x की, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तब भी हमको पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप से, तो इसका ग्राफ ये जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ देखो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी निगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया ये। जब बात होती है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की, ओके, तो इसका ग्राफ इस तरफ जाने लगता है, क्योंकि वाई की तो पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है हमको, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का। ये हमारा ग्राफ हो गया, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे इसका जो ऑरिजिन है वो अभी जीरो है। बाद में अगर हम इसको इस तरीके से देखना चाहें, अगर हम इस तरीके से एक मॉडुलस फंक्शन ले लें कि x-1 ले लें, या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर लें x-2, तो क्या चेंज होगा, इसका ऑरिजिन चेंज होगा। अभी इसका जो ऑरिजिन है वो कहाँ पे, 0,0 पे है, ठीक है। फिर इसका ऑरिजिन क्या हो जाएगा, 1,0 पे, मतलब ये फंक्शन हमारा भी इस तरीके से डिफाइन होने लगेगा, इस तरीके से। मतलब इसका जो हमारा ऑरिजिन होगा 1,0 पर आ जाएगा। सिमिलरली मतलब इस तरीके जाएगा, फिर ऐसे 2,0 इस तरीके से। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। और हमने ग्राफ देखा, डोमेन रेंज देख लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग बहुत यूज़ करेंगे, सो कीप दिस इन माइंड। ये डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो इसको अधूरा छोड़ना ठीक नहीं है। इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। डेफिनेशन लिखे रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी। डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वर्कआउट हो रही हैं। चलिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी जो ये है कि एक तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। अब ये सब एक्चुअली वर्ड्स हैं तो मैं इनको ना यूज़ करके डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके इसकी प्रॉपर्टी वर्कआउट करती है। सो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर हम मॉड एक्स को लेस देन किसी भी नंबर एक के, किसी एक नंबर के अगर हम लेस देन ले लें इसको, तो लाइक मॉड एक्स इज लेस देन ए, ओके।
अगर हमने ये पहली प्रॉपर्टी ये ले लिया है कि इसका मतलब क्या होगा कि मॉड एक्स अगर हमारी मॉडुलस वैल्यू किसी नंबर से कम है, मॉडुलस वैल्यू हमारी किसी नंबर से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि देखो ये मॉड एक्स हमारा दो तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा x लेस देन ए, ठीक है। अगर इसको माइनस एक्स लेते हैं, मॉड एक्स को अगर माइनस एक्स लेते हैं, ये कब होगा, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। डेफिनेशन के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, मॉड एक्स को हम लोग x लिख रहे हैं, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस एक्स, ठीक है, लेस देन, अभी यहाँ पे इक्वल टू साइन है नहीं तो इक्वल टू लेंगे नहीं, माइनस एक्स लेस देन ए तब होगा जब x हमारा लेस देन 0 होगा, इक्वल टू ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, x जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस ए, x हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस ए। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो इससे हमें क्या मिल रहा है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन प्लस ए। तो अगर कहीं पे भी हमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि मॉड एक्स लेस देन ए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेस आर इक्वल टू लिख रहे हैं तो ये इक्वल टू लग जाएगा, लेस देन लिख रहे हैं तो लेस देन का ही साइन आएगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, चलो इसको जरा ब्रेक कर लेता हूँ। तो एक तो हमारा आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए, ये कब हो गया, जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एक हमारा होगा माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, जब एक्स लेस देन 0 है। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन ए हमें क्या देगा, एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन माइनस ए। जरा देखो x जो हमारा है माइनस ए से कम है बट a से ग्रेटर है। तो अगर हम ऐसे इस तरीके से की बात करें, ये 0 हो गया, यहाँ पे कोई a होगा और यहाँ पे माइनस ए होगा। तो इसके हिसाब से ज़रा देखो कि दोनों केस में मिला क्या बनेगा, x ग्रेटर देन a, यानी कि ग्रेटर देन a इधर जा रहा है ये हमारा, ठीक है। और x लेस देन माइनस ए से छोटा है यानी इधर जा रहा है हमारा ये। और हमें क्या चाहिए, दोनों कंबाइंड करके चाहिए, ठीक है, दोनों कंबाइंड करके चाहिए। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब क्या है कि x जो होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू, है ना, किस में जाएगा ये, माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी यूनियन, दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं तो हम यूनियन कर देंगे ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा तो ये जो हमारा है क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा, ए माइनस ए और ए हमारा क्लोज में आ जाएगा। जरा समझ, मैं इसको जरा फिर से समझ लेते हैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए था, हमने इसको एक्स ग्रेटर देन ए लिखा जब x पॉजिटिव होगा, और हमने इसको माइनस एक्स लेस देन ए लिखा जब x नेगेटिव होगा। तो माइनस एक्स लेस देन ए जो है, ये अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो इक्वलिटी चेंज होती है, मैंने पहले बताया। तो ये x लेस देन माइनस ए हो जाएगा। अब x लेस देन माइनस ए मतलब नंबर लाइन पे ये वाले नंबर्स, और ग्रेटर देन ए का मतलब ये वाले नंबर्स। हमें दोनों क्या करना है, एक साथ कंबाइंड करना है। तो ये वाला सेट लेंगे हम जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक का है, ठीक है, और हम a टू इन्फिनिटी लेंगे। तो इसको हम लोग मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, बिकॉज हम स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर पे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, और इसका यूनियन लेंगे a से इन्फिनिटी के साथ। तो इस तरीके से अगर हमारा मॉड एक्स लेस देन ए है तो हम इसको लिख सकते हैं कि हम, इसका मतलब ये है कि हमारी x की वैल्यू माइनस ए से a के बीच में लाई कर रही। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो इस सेट में लाई कर रही है, इस मतलब इन दो इंटरवल्स के यूनियन में या इन दो सेट के यूनियन में। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, मतलब सम और इससे सब्ट्रैक्शन से लेकर रिलेटेड प्रॉपर्टी भी एक है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। कि इस तरीके से है कि अगर हमारा कोई भी दो नंबर हमने इस तरीके से लिए हैं, मॉडुलस वैल्यू ली है, ठीक है, हम यहाँ प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से हमेशा लेस आर इक्वल टू होगी, ठीक है। इनकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, मॉड एक्स और प्लस मॉड वाई से लेस आर इक्वल टू होगी। अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, माइनस अगर हम लेना चाहें तो जो हमारी वैल्यू होगी मॉड एक्स माइनस वाई, ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू होगी मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ठीक है। तो एक्स वाई हमारे यहाँ पे रियल नंबर हैं, ठीक है। तो ये जो इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। मॉड एक्स प्लस वाई जो होगा, इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और मॉड एक्स माइनस वाई भी लिखना चाहें तब भी वो लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो हम इसलिए दोनों रिजल्ट एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड।
हमने मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखा, उसका डोमेन रेंज देखा और उसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब मॉडुलस फंक्शन के बाद आता है हमारा सिग्नम फंक्शन। हम जो प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई हैं। मॉडुलस फंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट क्या है ना कि हम उन प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जिनका हमें आगे चैप्टर्स में यूज़ करना है, ठीक है, जिनका यूज़ करके हमें आगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिनका आपके 11th और 12th में यूज़ होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आप हायर एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, IIT JEE के लिए या फिर इंजीनियरिंग वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। और आपके क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ जाएगा, तो वो एक अलग पार्ट है। आप एकेडमिक को और कंपटीशन को एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं, बिकॉज एकेडमिक की जो पढ़ाई होती है वो कॉन्सेप्चुअल होती है, पर जैसे कि कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही मतलब प्रॉपर मैनर तरीके से आपको उस चीज़ों को करना होता है। पर जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो फिर आपके सामने 2 टास्क होते हैं, या तो आप प्रॉपर मैनर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके कॉन्सेप्ट को ही बदल दें या आप अपना कुछ कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, बट आप उसको प्रॉपर मैनर में करके आंसर फाइंड कर रहे हैं या फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, ठीक है, आप बस आंसर फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब वो आता है बहुत प्रैक्टिस के बाद। जब आप बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने, तब उन क्वेश्चंस को देख के आप बता पाएंगे इसका डोमेन रेंज क्या जा रहा है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं तो आपको प्रॉपर मैनर में करना पड़ेगा। और कंपटीशन में अगर आपने प्रॉपर मैनर से करना शुरू कर दिया तो आप कभी भी कंपटीशन को बीट कर पाना, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, आसान नहीं होगा। और अगर आप प्रॉपर आपने अगर कंपटीशन वाला क्वेश्चन अगर मैनर तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, है ना, या फिर कंपटीशन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है या प्रोसीजर है वो आपने मैनर वाले में कर दिया, तो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि वहाँ पे आपको सिस्टमैटिक पूरा क्वेश्चन करके दिखाना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलना। तो दोनों अलग अलग स्टडी है। आप अभी जिस क्लास में उसके हिसाब से स्टडी करें। अगर आप 11th 12th क्लास में हैं तो आप प्रॉपर मैनर तरीके से अभी पढ़िए। कॉन्सेप्चुअल जो एक आंसर फाइंडिंग करने वाली जो ट्रिक्स होती हैं, जो या मेथड्स होते हैं, जो इसी से हम लोग फाइंड ट्रिक्स जैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग अपने फॉर्मूलेज़ को, अपने जो मेथड्स को उसको समराइज़ कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द जो है रिजल्ट बेस कर देते हैं। रिजल्ट बेस मतलब वो आ रहा है सब कुछ प्रॉपर मैनर से ही, बट हम उसको रिजल्ट बेस इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर क्वेश्चन के लिए पूरा सेम प्रोसीजर मतलब अप्लाई करें। तो हम एक रिजल्ट बना दिया, दिस इम्प्लाइज दिस, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, हम प्रॉपर मैनर से करेंगे तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो वो पूरा प्रॉपर मैनर ना कर करके हम सिर्फ उस रिजल्ट पे फोकस करते हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक बोलने लगते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो बस एक हमने किसी पूरे मेथड को या पूरे एक तरीके से जो हमारा लेआउट था पूरे क्वेश्चन का, उसको हमने सॉर्ट करके एक रिजल्ट बेस कर दिया है, वही हमारा शॉर्ट ट्रिक कहलाने लगता है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन होता है, f(x) = mod x अपॉन x। अगर हम मॉडुलस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन का क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन बना लें, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। और इसको अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारा mod x कैसे ब्रेक होता है, इसकी वैल्यू +x होती है अगर x > 0 है, और इसकी वैल्यू -x होती है अगर x < 0 है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 1 आ गया, ये -1 आ गया x > 0 पे और x < 0 पे, ठीक है। तो f(x) = mod x अपॉन x टाइप से जो भी फंक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सिग्नम फंक्शन कहलाएगा, ओके। अब ठीक है, सिग्नम फंक्शन हो गया, ये इसका हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, सॉरी डोमेन रेंज कह रहा हूँ मैं, ये इस तरीके से डिफाइन हो गया ये, ठीक है। अब इसका डोमेन देख लेते हैं जरा हम लोग। यहाँ पे we cannot take x = 0 because x is in denominator, so it is not possible to take 0 at here, so we will take x > 0 and x < 0। सो अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दिस f, ठीक है, डोमेन ऑफ दिस f, तो क्या है, हम ये जो फंक्शन है वो हमारा देखो किस तरीके से बन रहा है फंक्शन, f(x) अपॉन gx अपॉन hx टाइप से, किस तरीके से बन रहा है, gx अपॉन hx टाइप से। तो जब इस तरीके का फंक्शन बनेगा तो हमने कहा था इसका जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट दोज x जिनके लिए हमारा hx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, एक्सेप्ट दोज x जिनके लिए हमारा x क्या हो रहा है,
सॉरी एच एक्स जो है वो 0 हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख लें हमारा एच एक्स एक्स है, ये 0 कब होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो इसका डोमेन हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा एक्सेप्ट द नंबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, r माइनस 0 इसका डोमेन हो गया। चलो रेंज की बात करते हैं हम लोग इसके। तो रेंज की बात अगर हम लोग करें तो देखो यहाँ पे रेंज का मतलब जो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो अगर हम x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो क्या मिल रहा है +1, x लेस देन 0 मिल रहा है तो क्या मिल रहा है -1। मतलब हमें सिर्फ 2 नंबर मिल रहे हैं, हमें सिर्फ क्या मिल रहे हैं, 2 ही नंबर मिल रहे हैं, एक +1 और एक -1। तो इसके रेंज में क्या होगा, 2 एलिमेंट आएंगे, -1 और +1। ठीक है, हमें आउटपुट सिर्फ 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, -1 और +1। ठीक है, चलो इसका देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है, ये हमारी y एक्सिस हो गई। अब जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वैल्यू जब हम ले रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही, +1। +1 का मतलब है कि यहाँ पे हमने सर्कल इसलिए बनाया है बिकॉज इस लाइन पे ये जो पॉइंट होगा वो होगा x इज इक्वल टू 0 के लिए, और 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्चुअली पॉइंट जो है वो 1 के लिए है, तो ये पूरी लाइन हमको मिल जाएगी। जब हमें कैसा ले रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। जब हम x लेस देन 0 मिलेंगे तो हमें मिलेगा -1। तो -1 के लिए भी यहाँ पे क्या सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि -1 पे भी हमारा 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा किसका, सिग्नम फंक्शन का, fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x। जब x हमारा पॉजिटिव है तो fx इज इक्वल टू 1 है, और जब x हमारा निगेटिव है तो fx इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। देखिए इसके नाम में लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एक ऐसा फंक्शन, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें मतलब उसकी इस तरीके से हमको चाहिए कि वो आउटपुट में वो वैल्यू दे जो उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर अचीव कर लिया हो। मतलब हमें कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उस रियल नंबर से हमें उसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर उस वैल्यू ने अचीव कर लिया हो। चलिए जैसे यहाँ पे रियल लाइन पे हम लोग ये बात समझते हैं, 0 है, ठीक है। अब 0 से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, -1 है, -2 है एंड -3। हमने एक नंबर यहाँ पे लिया, सपोज दैट ये नंबर मेरा है 0.053, इस तरीके से 0.53, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि ये जो हमारा रियल नंबर है 0.53, इसने कौन सा ग्रेट इंटीजर जो है वो अचीव कर लिया है। मतलब इट्स क्रॉसेस द इंटीजर एंड गोइंग टू मीट विथ एन इंटीजर। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने इंटीजर क्रॉस कौन सा कर लिया, 0 को। इस नंबर ने 0 इंटीजर को क्रॉस कर लिया है एंड गोइंग टू मीट विथ द इंटीजर 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसने कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर अचीव किया है, इसने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर अचीव किया है वो है 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है, और इसने अचीव किया है 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। चलिए यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए -1.56 इस तरीके से नंबर होगा कुछ, ठीक है। तो -1.56 जो होगा, इसने कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर अचीव किया है, इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर अचीव किया है -2, ओके। इस तरीके से चलता है। तो इसने हमारा कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर अचीव किया है, इसने अचीव किया है -1.56, ओके। तो अब इसके लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए हम लिखना चाहें, इसके लिए हो जाएगी -2। अब ये वैल्यू 0.53 से 0.93 हो जाए या फिर 0.99 हो जाए, तब भी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 रहेगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 96 तक हो जाए, तब भी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -2 ही होगी, जब तक कि ये नेक्स्ट इंटीजर को अचीव नहीं कर लेगा। बात समझ में आ रही होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए कहते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, रियल नंबर की हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है जो इसने इंटीजर को अचीव कर लिया होता है, ठीक है। और आगे वाले इंटीजर की वैल्यू ये तभी देगा जब ये क्या कर रहा हो कि उस इंटीजर को अचीव कर लेगा,
तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, सिर्फ ऐसे करके, ठीक है। और इट विल बी डिफाइंड बाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1, ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी n-1 अगर हमारा x जो है वो n-1 से n के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में लाई कर रहा है? n-1 से n के बीच में लाई कर रहा है, ओके। और इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी -n-1 अगर इसकी वैल्यू जो हमारी है वो किसके बीच में लाई कर रही है? -n+1 ≤ -n, ठीक है ना। तो ये हमारा किस तरीके से डिफाइन होगा, जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था कि जब ये मतलब इस तरीके से कि अगर हमने, जब हमारी वैल्यू -1.56 थी, मतलब इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही थी? -2 से, है ना, -1 के बीच में लाई कर रही थी। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई थी हमको? -2। मतलब अगर हमारा x -n+1 से किसके बीच में लाई कर रहा था? -n के बीच में लाई कर रहा था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -n+1। पर अगर हमारे n की वैल्यू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, <x <n, पॉजिटिव में अगर लाई कर रही है तो हम इसकी वैल्यू n-1 ले लेंगे। इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसने अचीव कर रखा होता है वही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन अगर इस फंक्शन की बात करें तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रियल नंबर का ही सेट हो जाएगा। हम कोई भी रियल नंबर ले लें, इसके लिए हमें एक ना एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखें, हमें कोई ना कोई इसके लिए एक इंटीजर मिल जाएगा। रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल इंटीजर वैल्यूज़, है ना। अगर यहाँ पे देखें हम कोई भी रियल नंबर लें तो हमें वैल्यूज़ किस में, आउटपुट किस में मिल रहा है? इंटीजर वैल्यूज़ में मिल रहा है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो पूरी की पूरी इंटीजर वैल्यूज़ हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? पूरा का पूरा इंटीजर वैल्यू का सेट हो जाएगा, वो हमारा रेंज हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको जेड के तरीके से भी लिख सकते हैं। पूरा का पूरा इंटीजर का सेट हो जाएगा। तो इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया। इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। उसके बाद हम लोग इसकी जो बचे हुए फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका ग्राफ और देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से बनेगा। चलो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू, ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। चलो, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, यहाँ हो गया -1, -2, -3 लाइक दिस। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या अचीव कर रहा है? 0। तो fx हो गया 0। fx 0 मतलब y = 0। y = 0 कहाँ होता है? इस एक्सिस पे होता है पूरा, ठीक है। बट ये क्या होगा? 1 को अचीव नहीं करेगा। तो 1 पे हमारा क्या आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा। 1 को अगर x की वैल्यू ने 1 को अचीव कर लिया तो वैल्यू तो 1 हो जाएगी। फिर ये तब तक 1 नहीं होगी जब तक कि ये 1 को अचीव नहीं कर लेगा। इसके बाद अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है तो 1 हमारा इंक्लूड होगा इस बार, और 2 इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये 3 है तो ये इस तरीके से, और ये अगर है तो ये इस तरीके से। यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से, और ये वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। ये यहाँ पे सर्कल का मतलब ये है कि इस वैल्यू को वो अचीव नहीं करेगा, मतलब टच नहीं करेगा, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है हमें, इसका मतलब ये है। तो ये इंटरवल समझ में आ रहा होंगे। इस इंटरवल का, इस पूरे इंटरवल में, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो, ठीक है, x की वैल्यू 1 है। इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होता है, और इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो स्टेप फॉर्म में आता है, स्टेयर्स के फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम जो बचे हुए फंक्शंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी करेंगे, और इसके बाद ही हमारा जो फंक्शन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बचे फंक्शन कर लेंगे। एंड अगर सेम लाइन, अगर इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड you are watching my videos continuously, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.